शुरू करें। चलिए, पहला सवाल आपसे पूछा गया, एक सर्कुलर स्क्रीन है और आपसे कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा बताइए कितने बन सकते हैं। चलिए, आसान से प्रश्न है, ये एम्स का क्वेश्चन है, वो AIEEE जेई मेन में आ चुका है। दोनों अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले मुझे बताइए, जो पंच है वो है मैक्सिमा पर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई मैक्सिमा की शर्त क्या होती है। मैक्सिमा का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दुनिया में वहां वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है बच्चों, जहां डेल्टा एक्स एन लेमडा होता है। दूसरे शब्दों में बोले, 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा। पहले इस बात पे एग्री करो कि जब जब पार्ट डिफरेंस लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा होता है, चाहे वो साउंड वेव्स हो चाहे वो लाइट वेव्स हो, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। तब तो वहां पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या ये बात ओके है क्या? बस बात खत्म हो गई। अब देखिए, यहां पर पहुंचते हैं ए पर। एक वेव S1 से पहुंचेगी, एक वेव S2 से पहुंचेगी। सोचकर बताइए कौन ज्यादा चल रहा है, S1 या S2? कितना ज्यादा, कितना क्लियर दिख रहा है। कोई मैथ लगाने की जरूरत ही नहीं है कि सर हाँ ये ज्यादा चलेगी। कितना ज्यादा चलेगी? 2 लेमडा। यहां पार्ट डिफरेंस आएगा 2 लेमडा। सोचिए, यहां दोनों वेव क्या बराबर चलेंगी क्या? यहां पे पार्ट डिफरेंस 0। देख लीजिए, 0 इसका मतलब मैक्सिमा, 2 लेमडा इसका मतलब मैक्सिमा। पर यार 0 से 2 लेमडा जंप थोड़ी ना कर सकता है। 0 के बाद कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पार्ट डिफरेंस क्या रहेगा, लेमडा। क्योंकि 0 आ गया 2 लेमडा हो गया। ऐसा थोड़ी ना संभव है कि पहले के बाद सीधा तीसरा बने, पहले के बाद दूसरा तो बनेगा, नेसेसरी है। बस बात खत्म हो गई। अब आप सोचिए, यहां भी वही शर्त, S1 से वेव आएगी, S2 से वेव आएगी। कितना पार्ट डिफरेंस आएगा, 2 लेमडा। यहां सोचिए, यहां 0। तो 0 से 2 लेमडा कैसे आ गया? लेमडा तो रहा होगा। 0 2 लेमडा कैसे आ गया? लेमडा भी रहा होगा। 0 2 लेमडा, लेमडा भी रहा होगा। मैक्सिमा की शर्त वापस से रिकॉल करिए। वहां मैक्सिमा होगा जहां पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स 0 लेमडा 2 लेमडा रहेगा। आइए गिन लीजिए। ब्राइट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैक्सिमा, 8 मैक्सिमा बनेंगे। और डार्क पूछेंगे तो हर दो मैक्सिमा के बीच में एक डार्क होगा। डार्क भी काउंट कर सकते हैं, इन दो के बीच में एक डार्क होगा। यहां डार्क, डार्क, हर दो के बीच में एक डार्क होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिनिमम। तो एक पॉपुलर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा। बोलिए, पहला सवाल ओके है? अब बढ़िए, आप दूसरे सवाल की तरफ। ये AIEEE में आया हुआ है। कितना?
7, 5, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपको 7 और 5 का जो डाउट है वो क्लियर कर देगा। अब देखना, आप समझना। बात करते हैं सेंटर पे, जल्दी से बताइए कितना? 0। पक्का? हाँ सर ये तो याद है, सेंटर पे 0। अब अगली बात बोल रहा हूं वो थोड़ी सी खास है, उसको समझने में समय लग सकता है, पर कोशिश करिएगा। जैसे मैं यहां गया बच्चों P पर, S1 से वेव आएगी, S2 से वेव आएगी, कुछ तो पार्ट डिफरेंस आएगा। मैं और ऊपर गया बच्चों Q पर, S1 से वेव आएगी, S2 से वेव आएगी, कुछ तो पार्ट डिफरेंस आएगा। आप जरा सोचिए, अगर मैं बहुत दूर पहुंच जाऊं तो इनके बीच में मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लैम्डा से ज्यादा नहीं हो सकता। और पता है वो भी कहां होगा? एट इंफिनिटी। अब ये बात समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो बात मजा आ जाएगा। सर आप क्या ढूंढ रहे हो? मैं मैक्सिमा ढूंढ रहा हूं। क्या ढूंढना चाहता हूं मैं? मैक्सिमा ढूंढना चाहता हूं। मैक्सिमा की शर्त लिखी हुई है, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो यहां 0 है और इन्फिनिटी पर 3 लैम्डा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सर ये क्या बात बोल रहे हो आप, 3 लैम्डा है जो कि पॉसिबल नहीं है? उस बात को समझिएगा, कोशिश करते हैं। पार्ट डिफरेंस कितना होता था, याद हो आपको? पहला लेक्चर डी साइन थीटा होता था। पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा होता था, ठीक है। और मुझे अगर मैक्सिमम करना है तो कितना कर दें? एन लैम्डा। जरा सोचिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? एन लैम्डा बाय डी। डी क्या है? डी, डी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स कितनी? 3 लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कट गया। साइन थीटा की वैल्यू आई n/3। हम जानते हैं साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है। साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है। क्यों सर? 1 भी तो होता है सर। पता है 1 कब होगा? जरा सोचिए, जब थीटा कितना हो जाए? 90। थीटा 90 का मतलब समझ सकते हैं आप क्या होगा? देखो आप ध्यान से, यहां हो, ये थीटा है, यहां पहुंचोगे ये थीटा, यहां पहुंचोगे ये थीटा, यहां पहुंचोगे ये थीटा। थीटा बताइए बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर आपने 90 कर दिया ना, इसका मतलब रेज स्क्रीन पर ही नहीं पहुंचेंगी। बोले तो इन्फिनिटी वाला तो संभव ही नहीं है। 3 लैम्डा कहां जाकर मिलेगा? एट इन्फानाइट। और एट इन्फानाइट मतलब नॉट डिफाइंड, ये पॉसिबल नहीं है। अब वापस सीखते हैं सर। 0, 0 के बाद क्या मिलेगा? लैम्डा। क्या मिलेगा? 2 लैम्डा। ये तो पॉसिबल नहीं है। नीचे लैम्डा, नीचे 2 लैम्डा, 3 लैम्डा पॉसिबल नहीं है। कितने मिलेंगे? अब पढ़िए ध्यान से, शब्द कितना अच्छा है, ऑब्टेन्ड, पॉसिबल, ऑब्टेनेबल। ऑब्टेनेबल बताइए कितने होंगे? आंसर है ऑब्टेनेबल 1, 2, 3, 4, 5। आंसर है 5। एक बार और समझाता हूं इस बात को कि आपको कौन सी बात इसमें मिस हो रही है, उसको पकड़ने की कोशिश करिए। मैं ये कहना चाहता हूं, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा से तो कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता। और 3 लैम्डा भी कब होगा? जब वो इन्फिनिटी में मिलेंगे, और इन्फिनिटी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। और सवाल पढ़ेंगे तो और मजा आ जाएगा। नंबर ऑफ पॉसिबल मैक्सिमा ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर कौन कौन से प्राप्त किए जा सकते हैं? अब इस पर मेहनत करके 1-2 क्वेश्चन और दिमाग लगाइए तो क्लियरिटी आएगी। अभी थोड़ा सा ऊपर से गया है, इसको मैं अब क्लियर करता हूं आपको। और चलो अगला कोशिश करो। ये S1, ये S2, ये दूरी ले लो 2.5 लैम्डा। अब बताओ नंबर ऑफ पॉसिबल मैक्सिमा एंड मिनिमा, या पहले मैक्सिमम बताओ।
नंबर ऑफ पॉसिबल मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगला प्रश्न, डिस्टेंस को मैंने 3 लेमडा की जगह कितना कर दिया, 2.5 लेमडा। क्या आंसर, 5 या 7? वही सवाल है, वही सवाल है। कोई अंतर ही नहीं पड़ा क्या सर? बिल्कुल कोई अंतर नहीं पड़ा। आओ सोचो, क्यों नहीं अंतर पड़ा? सेंटर पे बताओ 0, और इन्फिनिटी पे बताओ इनके बीच का पार्ट डिफरेंस 2.5 लेमडा से ज्यादा हो नहीं सकता, और इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड, खत्म। अब बढ़िए, 0 से 2.5 तक कितना बढ़ सकते हैं, कोशिश करिए। लेमडा और 2 लेमडा। अरे सर अगला 3 लेमडा लिखने का मन कर रहा है, कहां लिखोगे? 2.5 पे तो मामला ही खत्म है। लेमडा, 2 लेमडा, गिनिए, 1 2 3 4 5, बताइए। एक और कोशिश करेंगे क्या? मिनिमा बता सकते हैं? मिनिमा, मिनिमा। मिनिमा बता सकते हैं क्या? सर काय को तुक्का मारे, समझ लेते हैं ना। आओ पहले मिनिमा की शर्त लिखो ना, हवा में बात क्यों? मिनिमा की शर्त, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। पॉइंटों में लिखूं तो 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा। अब आराम से खुश मन से ढूंढो ना, काय को तुक्के की तरफ भाग रहे हो? आराम से देखो ना, ये 0 लैम्डा, क्या इनके बीच में 0.5 लैम्डा संभव है? हाँ सर। लैम्डा और 2 लैम्डा, 1.5 लैम्डा संभव है। 2 और 2.5 कोई संभव ही नहीं, और 2.5 वाला तो नॉट डिफाइंड है। अब यहां सेम नीचे, बताओ कितने, कितने? 4, 1 2 3 4। अब करिए इससे पहले वाला सवाल, 3 लैम्डा वाला, इसमें सोचिए। इससे पहले वाले सवाल में मिनिमा सोचिए। अब फिर लास्ट क्वेश्चन दूंगा, उसमें फाइनल कॉल है। अब इससे पहले वाले सवाल में मिनिमा खुद सोचिए, और कहां अटक रहे मैं आपको फिर से गाइड करता हूं। पहले इस पे आइए ना, बेसिक पे चलो ना, फंडामेंटल से बात उठाओ। मिनिमा की एक ही शर्त है, पार्ट डिफरेंस बिटवीन द वेव्स 0.5, 1.5, 2.5। आओ कोशिश करो, क्या 0 लैम्डा के बीच में 0.5 आएगा? ठीक है। डार्क लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में 1.5। मजा आने वाले हैं, ध्यान से देखना। 2 और 3 के बीच में 2.5। पर सर ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल। 3 लैम्डा संभव नहीं है, इससे तो नीचे वाले सब पॉसिबल हैं। बताइए कितने? 3 ऊपर, 3 नीचे। आंसर 6 मिनिमा आएगा। 6 मिनिमा आएगा बच्चों। अब तीसरे क्वेश्चन से मैं कंक्लूड करूंगा सारी बातें। पहले आप बराबर आ जाइए, जितने भी आपके डाउट हैं तीसरे सवाल में उसको फाइनल ले लीजिएगा। मैं चाहता हूं आपको क्या पता हो उसको हाईलाइट करो। ये मिनिमा की शर्त है, इसको बॉक्स में डालो। मैक्सिमा की शर्त को बॉक्स में डालो, इनको हाईलाइट करो। ये हाईलाइट करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस उनके बीच के डिस्टेंस के बराबर से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो पाएगा। और वो भी कहां? एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी जो कि डिफाइंड ही नहीं है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी अच्छी है,
number of possible maxima which are obtainable on screen. Obtainable. बोलो तीसरे सवाल पे आ जाऊं? कर लोगे आप तीसरा? चलो सोच के हर बच्चा जवाब देना। अब डिस्टेंस है 2 लैम्डा। करो। अब है डिस्टेंस 2 लैम्डा। मुझे मिनिमा की संख्या और मैक्सिमा की संख्या बताओ। नंबर ऑफ ब्राइट एंड नंबर ऑफ डार्क बताओ। कितना? सोचो सोचो। मैक्सिमा 3, मिनिमा 4। देखें, बिल्कुल फंडामेंटल चलो। सेंटर पे बताओ। 0। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 2 लैम्डा, वो भी कहां? इन्फानाइट में। और एट इंफिनिटी मतलब होता है नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी का मतलब यही होता है, पता है इंफिनिटी की डेफिनेशन क्या है? द ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। आप जितना ज्यादा सोच सकते हो उससे भी ज्यादा, वो है इन्फानाइट। इनफाइनाइट मींस नॉट डिफाइंड होता है। हम बोलते हैं ना 10th क्लास में 1090 इन्फानाइट, ब्रैकेट में लिखा हुआ आपके आर डी शर्मा में नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का है। नॉट डिफाइंड का मतलब है इन्फिनिटी की कोई परिभाषा नहीं है। अब आप देखिए, ये पॉसिबल नहीं। तो 0 और 2 लैम्डा के बीच में लैम्डा, 0 और 2 लैम्डा के बीच में लैम्डा। गिन लो। ब्राइट 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 कितना? 3। 0 लैम्डा के बीच में 0.5। लैम्डा 2 लैम्डा के बीच में 1.5। 0 लैम्डा के बीच में 0.5। लैम्डा 2 लैम्डा के बीच में 1.5। डार्क 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 डार्क। आंसर 3 ब्राइट 4 डार्क। ऑब्टेनेबल। बोलो इस तरह का सवाल क्लियर है क्या? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो साउंड वेव ने या वेव में सर ने कवर किया होगा आपको ट्रांसवर्स वेव में, कि जब आप रेयर से डेंसर जाते हो तो जब रिफ्लेक्शन होता है तो पाई का फेज डिफरेंस आता है। याद है? एक वो रस्सी वाला एग्जांपल सर ने बताया हो कि रस्सी और सामने दीवार हो, तो जब ये टकराएगी और टकरा के लौटेगी तो कितने डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा? पाई का। पाई बोले तो 180। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हो। कैसे? डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई पाई तो कितना? लैम्डा बाय 2। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है इस तरह का, तो आप लिख के रख लीजिए। रेयर से डेंसर जब रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, ट्रांसमिशन में क्या होगा पता है आपको? ट्रांसमिशन में 0 होता है। ये टकरा के अगर आर पार जाएगी तो ये ट्रांसमिट कहलाती है, और ये क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड। पढ़ा हुआ होगा, देखना कॉपी में मिल जाएगा।
आज का टारगेट है, आज तो खैर कल टेस्ट है आपका, टेस्ट के बाद या मंडे को इंटरफेरेंस की रेस करिएगा। 15-18 सवाल हैं, अगर आपने मॉड्यूल पूरा कर लिया हो तो फिर आप रेस कर सकते हैं। अब रेस की जितनी बातें हैं इंटरफेरेंस की मॉड्यूल की, वो सारी बातें हो चुकी हैं। पढ़ूं क्या? चलिए हैंग डालिए नए पेज से, पन्ने पलट लें। ये इंटरफेरेंस एक छोटा सा टॉपिक था और इसको बढ़िया तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। YDSE पे सवाल आना ही है। YDSE को कहीं से मत छोड़ना, NCERT, बिगनर बॉक्स, रेस सब कर लेना, क्योंकि YDSE सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पानी में डुबोना, एक स्लिट को बंद करना। एक स्लिट को बंद करने वाली बात बता दी क्या, कि इंटेंसिटी 1/4 रह जाती है। एंगुलर वेट, फ्रिंज वेट, एंगुलर पोजीशन, ये सब बातें ध्यान से याद करके फिर तैयारी करिएगा। लिखें सेक्शन बी, सेक्शन बी डिफ्रैक्शन। सेक्शन बी डिफ्रैक्शन। बहुत आसान टॉपिक और फटाफट फटाफट समझ में भी आएगा। कुछ इसका बेसिक मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, आज फिर समझाता हूं ताकि ये बात समझ में आ जाए। सुनिएगा, बनाते जाइए साथ साथ। ये स्लिट है, स्लिट। यहां से लाइट आई। मेरा एजम्पशन ये था कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बताइए क्या होना चाहिए था? लाइट सीधी निकलनी चाहिए थी और पर्दे पर यहां पर क्या मिल जाना चाहिए था? इल्यूमिनेशन। और ऊपर नीचे क्या मिलना चाहिए था? डार्क। बनाना चालू करिए। और इस डार्क को बच्चों क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल शेडो। ये मेरा प्रिडिक्शन था कि मैंने पूरी रे ऑप्टिक्स पढ़ी और वहां लिखा हुआ है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो मुझे बीच में इल्यूमिनेशन मिलना चाहिए था और ऊपर नीचे क्या मिलनी चाहिए थी? शेडो। अब आप समझदार हैं और आपने एक दिन मेरे से सारी बातें सुन रखी हैं, क्या ये बात 100% सही है क्या? आपका जवाब होना चाहिए सर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ अपर्चर। ये फिजिक्स बोलोगे तब आनंद है, हाँ ना में मजा थोड़ी ना है। आपको कहानी बोलने आनी चाहिए, सर ये सारा खेल है साइज ऑफ अपर्चर का, वेवलेंथ ऑफ लाइट का। आपकी वेवलेंथ इस अपर्चर के साइज के जितने पास होगी उतना डिफ्रैक्शन अच्छा होगा। आपको रे ऑप्टिक्स में कहीं डिफ्रैक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी। कारण पता है क्या है? आपके जितने भी ऑब्स्टेकल थे, जितने भी अपर्चर थे, उनकी साइज बहुत ज्यादा थी। और लाइट की वेवलेंथ एक बार आइडिया तो लगाओ, चैप्टर खत्म होने को आ रहा है, क्या होती है लाइट की वेवलेंथ? बोले तो विबग्योर, बोले तो 4000 से लेकर 7800। एक मैं एवरेज पकड़ लू 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6000 इंटू 10⁻⁻10, बोले तो 10⁻⁻7। और अगर लाइट को आपको डिफ्रैक्ट कराना है, लाइट को अपने कॉर्नर से बेंड कराना है, लाइट को आपको स्प्रेड कराना है,
तो बताइए कब होगा? जब आपका अपर्चर का साइज और ये लैम्डा बहुत पास होंगे, बहुत पास होंगे। सर ये वाला जो पैटर्न बनता है स्क्रीन पर, ये वाला पैटर्न क्या आप हमें अभी बना के दिखा सकते हो क्या? नहीं देख सकते। पूछिए कारण क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि लाइट है 10⁻⁻7 की ऑर्डर की। आपको इसका साइज 10⁻⁻7 के ऑर्डर का करना पड़ेगा, तब जाके लाइट अपने रास्ते से फैल जाएगी और कहां एंटर कर जाएगी? अपने ज्योमेट्रिकल शैडो में। और लाइट के इसी फिनोमिना को बच्चों क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। तो पहली परिभाषा के सर हम पढ़ क्या रहे हैं, डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? तो अच्छी बात बोलिए, द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स एंड एंटर्स इनटू इट्स ज्योमेट्रिकल शैडो। ये बात समझ में आ रही है? ज्योमेट्रिकल शैडो। आज फिर रिपीट करता हूं, उस दिन भी समझाया था। यहां आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल काला अंधेरा, जबकि यहां पर मैक्सिमा मिल रहा है। इसका मतलब लाइट यहां पहुंच रही है। लाइट कैसे पहुंच गई? क्या उड़कर पहुंच गई? क्या कैसे पहुंची होगी? आप महसूस करिए, लाइट ऐसे फैल गई होगी। इस फैलने को ही बच्चों क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था कि बीच में इल्यूमिनेशन, बाकी सब तरफ अंधेरा, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि वास्तव में लाइट फैल गई और वहां पहुंच गई जहां उसको पहुंचना नहीं चाहिए था। कहां पहुंच गई? एंटर्स इनटू इट्स ज्योमेट्रिकल शैडो, एंड द फिनोमिना ऑफ लाइट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। तो सर डिफ्रैक्शन क्या हर जगह होता है क्या? हाँ होता हर जगह, पर ऑब्जर्व अच्छा कब होगा? जब ए और लैम्डा का ऑर्डर सेम होगा। और अच्छी बातों में लिखें, फॉर वेरी गुड डिफ्रैक्शन। बताइए ए का ऑर्डर लैम्डा के बराबर होगा। अब मैं कुछ बातें करता हूं, आप समझिएगा, आपको मजा आएगा। मैं आपको कहता हूं मुझे ना इस दरवाजे से एक्सरे का डिफ्रैक्शन कराना है। किसका? नहीं होगा। कारण सुन के जाइए। एक्सरे की वेवलेंथ का ऑर्डर होता है एंगस्ट्रॉम। कितना? एंगस्ट्रॉम। दरवाजे का अपर्चर का साइज है मीटर। मीटर 5 फुट, 8 फुट, इंच, मीटर। जबकि एक्सरे का 10⁻⁻10। एक्सरे का डिफ्रैक्शन यहां से ऑब्जर्व्ड ही नहीं होगा। तो फिर सर मैं एक्सरे का कहां से करा सकता हूं? दिमाग लगा के सुनिएगा, पेपर का क्वेश्चन है। एक्सरे का आप करा सकते हैं क्रिस्टल से। क्यों क्रिस्टल से? क्यों? क्योंकि क्रिस्टल का जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन होता है ना, वो एंगस्ट्रॉम लेवल का होता है, और एक्सरे की वेवलेंथ भी एंगस्ट्रॉम लेवल की है। दोनों कंपेरेबल हैं। एक्सरे का डिफ्रैक्शन इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा। अब मैं आपको ले चलता हूं डेविसन जर्मर पर, और बातों को क्लिक करिएगा। डेविसन जर्मर ने इलेक्ट्रॉन गन लेकर एक इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करी। इसकी वेवलेंथ आपने सर ने बता रखी है 12.27/√v। अगर आपको पूरी बात याद है तो साथ दीजिए, इस इलेक्ट्रॉन बीम को पता है उन्होंने किस पर गिराया? आज कारण सुन के जाइए। शनिवार के दिन ये निकल क्रिस्टल क्यों काम में लिया? अब आपके पास बढ़िया रीजन है। निकल क्रिस्टल का जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन होता है वो एंगस्ट्रॉम लेवल का होता है, और ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन बीम एज अ वेव आ रही है, इसकी वेवलेंथ पर नजर तो मारो, क्या है? एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बीम का निकल क्रिस्टल से क्या हो जाएगा? डिफ्रैक्शन हो जाएगा। और वही तो डिफ्रैक्ट होके, आप देखना एएसपी सर ने यहाँ इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा रखा है, और डायरेक्ट होकर उसके अंदर जा रही है, और फिर ग्राफ बताते हैं 54 वोल्ट पर, 50 डिग्री पर सबसे ज्यादा। तो ये बातें लॉजिकल है ना। इलेक्ट्रॉन बीम निकल क्रिस्टल ही क्यों, कोई भी टुकड़ा लगा देता नहीं होगा ना। फॉर गुड डिफ्रैक्शन द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ अपर्चर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट मस्ट बी ऑफ सेम ऑर्डर। थोड़ा सा और समझना चाहें तो और डिटेल में आपको ले चलता हूं, रदरफोर्ड के पास चलता हूं। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज करी थी, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद हो, गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का।
और अल्फा को बम्बार्ड कराया था, 20,000 में से एक लौट के आ गया था, बाकी स्ट्रांगली क्या हो गए थे, डिफ्रैक्ट हो गए थे। अब आप देखना ऐसा क्यों हुआ, सुनिएगा। अगर आप लैम्डा की वेवलेंथ निकालेंगे डी ब्रोगली से, H/P अल्फा की, P क्या होता है, √2me, अल्फा की चाहिए, बताओ मास किसका, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगी 10⁻⁻15। तो सर इसमें क्या, आने दो ना सर, आने मत दो, अगला लाइन बहुत जबरदस्त है। इसकी वेवलेंथ है 10⁻⁻15, और किसी को न्यूक्लियस की रेडियस याद हो, न्यूक्लियर फिजिक्स में ऑर्डर ऑफ फर्मी और रिलेशन, अभी मैंने सर से पूछा था जाते जाते, मैंने कहा सर न्यूक्लियर की रेडियस का फॉर्मूला बता दो, सर ने तुरंत बता दिया, R बराबर R0 1⁻1/3। मैंने कहा सर R0 तो बताओ, ऑर्डर बताया सर ने R0 का 1.1 इंटू 10⁻⁻, तब मैंने रिलेट कर लिया, अच्छा इसलिए रदरफोर्ड ने अल्फा काम में लिया था, क्योंकि अल्फा की वेवलेंथ का ऑर्डर, और न्यूक्लियस, गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस से जिससे डिफ्रैक्शन कराया, और न्यूक्लियस की साइज बताइए 10⁻⁻50। अब तीसरा उदाहरण सुनिए, क्या रेडियो वेव्स का डिफ्रैक्शन पॉसिबल है क्या? पहली बात, डिफ्रैक्शन हर वेव का पॉसिबल है, ऑल काइंड ऑफ वेव, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे वो साउंड वेव्स हो, चाहे ईएम वेव्स हो, चाहे एक्सरेस हो। इनफैक्ट जिसका डिफ्रैक्शन हो जाता है उस पर ठप्पा लग जाता है कि वो कौन है, वेव है, वो वेव है। अब रेडियो वेव की वेवलेंथ का ऑर्डर सुनिएगा, रेडियो वेव की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, वो होती है लगभग ऑर्डर ऑफ मीटर एंड किलोमीटर। तो पता है जो रेडियो वेव होती हैं, बड़े बड़े टावर, बिल्डिंग्स, दरवाजे, माउंटेन्स, यहां से भी क्या हो जाती है, डिफ्रैक्ट। कारण बताइए, बिल्डिंग, टावर, दो टावर के बीच की दूरी, इनकी दूरियां किस ऑर्डर में है, इनकी ऑर्डर है मीटर और किलोमीटर्स में, और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ भी उसी ऑर्डर की है। तो सवाल पूछा जाता है किसका डिफ्रैक्शन बहुत डिस्टिंक्ट है, आंसर है रेडियो वेव्स का। आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हो, क्योंकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ का ऑर्डर, और बिल्डिंग, टावर, दो बिल्डिंग के बीच की दूरी, माउंटेन्स, बड़े बड़े दरवाजे, इनका साइज और रेडियो वेवलेंथ की वेवलेंथ का साइज क्या है, सेम ऑर्डर। तो पिछले 15 मिनट में आप क्या समझाना चाहते हो? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डिफ्रैक्शन की सबसे प्राइमरी शर्त साइज ऑफ अपर्चर प्रॉपर होना चाहिए। व्हाट इज प्रॉपर? साइज ऑफ अपर्चर और लैम्डा जितने पास होंगे उतना होगा। एक बार प्रश्न आ गया एम्स में कि साइज ऑफ अपर्चर है 100 लैम्डा, 50 लैम्डा और 5 लैम्डा, बताइए कितना, किसमें ज्यादा अच्छा डिफ्रैक्शन मानेंगे? 5 लैम्डा में होगा तो सभी में, पर अच्छा डिफ्रैक्शन 5 लैम्डा में। क्या बात समझ में आ रही है? अपर्चर का साइज और वेवलेंथ ऑफ लाइट जितना क्लोज होंगे उतना डिफ्रैक्शन डोमिनेट होगा, उतना डिफ्रैक्शन डिस्टिंक्ट होगा। हमने 10वीं क्लास में कभी इसकी बात ही नहीं करी, क्योंकि 10वीं तक बच्चा इतना ही समझता है लाइट ट्रेवल से ना स्ट्रेट लाइन। आज इस बात को पूरा समझिए, लाइट ट्रेवल से ना स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता था, क्योंकि आपके पास जितने भी अपर्चर आते थे उनका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट की तुलना में बहुत, और अगर कंपेरेबल हो जाएगा तो लाइट अपने पाथ से बेंड कर जाएगी, और बेंड करके अपने ज्योमेट्रिकल शेडो में पहुंच जाएगी। और जरा इसका पैटर्न को और एनालिसिस करो, मजा आएगा। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहां है भैया? सेंट्रल पर सबसे ज्यादा है, उसके बाद तो इंटेंसिटी लगातार। और अगर मैं आपको डेटा शेयर कर दूं, इसकी इंटेंसिटी केवल कितना % रह जाती है? इससे आपको आइडिया लगेगा कि इंटेंसिटी कितनी तेज गति से क्या हो गई, कम। और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि मोटे मोटे रूप से तो लाइट कहां जाएगी, सेंटर पे। तो यहां चमक ज्यादा है, यहां चमक कम है। 3-4 के बाद तो पैटर्न ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत तेज गति से क्या हो रही है, कम हो रही है। दूसरा अंतर, इंटरफेरेंस में अगर आपने देखा होगा तो मैंने पैटर्न कैसा बनाया था? मैंने पैटर्न ऐसे बनाया था, अगर आपने मेरे सही डायग्राम आपने कॉपी में बनाए तो हमने पैटर्न ऐसा बनाया था। क्या आप अंतर समझ पा रहे हैं क्या? क्या अंतर है बताइए? वहां पर सभी ब्राइट की इंटेंसिटी 4I0 थी,
सबकी इंटेंसिटी 4I0 थी अगर वो ब्राइट है, तो यहां इंटेंसिटी इक्वल नहीं है, इंटेंसिटी तो लगातार चेंज हो रही है। यहां सबकी विड्थ सेम थी, अभी हम प्रूव करेंगे इसकी विड्थ इनके आजू बाजू से तो डबल होती है। यहां पर सबकी बीटा फिक्स थी, कितनी, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी, जबकि यहां विड्थ अनइक्वल है, जबकि वहां विड्थ क्या थी, इक्वल थी। लिखना चालू करिए, ये डायग्राम बनाइए, ये बनाइए। आज केवल डिफ्रैक्शन की बातें समझेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। पहला पॉइंट लिखिए, डिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव्स। डिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव्स। अच्छा, एक दिन उस दिन ये भी सिखाया था, साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व हो जाता है। कारण बताइए, कारण बताइए। साउंड वेव्स की वेवलेंथ लाइट की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो डे टू डे लाइफ में एक कमरे में बात कर रहे हो, उसकी आवाज दूसरे कमरे में जा रही है, बिकॉज साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन इजीली हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, द डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव इज इजीली ऑब्जर्व्ड। Diffraction of sound waves is easily observed because the wavelength of the sound is larger than wavelength of light. क्या बात क्लियर है? अगला लिखिए, द डिफ्रैक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, the diffraction of radio waves is more distinct, कारण बताइए, रेडियो वेव्स का डिफ्रैक्शन दरवाजों से, बिल्डिंग से, टावर से, बड़ी बड़ी इमारत से, माउंटेन से क्यों हो जाता है? कारण क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? ईएम वेव्स में, या सर ने मॉडर्न फिजिक्स में स्पेक्ट्रम लिखाया होगा आपको, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स, गामा, ऊपर से नीचे जाने पर वेवलेंथ कम होती है, सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स की होती है। इसलिए रेडियो वेव्स का डिफ्रैक्शन आसानी से देखा जा सकता है। कारण लिखिएगा, is more distinct as the wavelength of radio waves is large. अगला पॉइंट लिखिए, as wavelength of radio waves is large, बड़ी होती है उसकी। अगला लिखिए, in diffraction pattern, the central fringe is always bright. क्या आप महसूस करते हैं कि सेंटर हमेशा ब्राइट होगा? बिल्कुल, क्योंकि लाइट का मैक्सिमम पार्ट तो कहां जा रहा है? बिल्कुल सीधा जा रहा है, सेंटर पे इल्यूमिनेशन सबसे ज्यादा आएगा। सेंटर इज ऑलवेज ब्राइट। डायग्राम बना लीजिए। फ्रॉनहोफर पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ये वाली बात शायद पहले लिख ली थी उस दिन, ये वाली बात ये मिटा दूंगे, देख लीजिए, लिखना हो तो लिख लें, फटाफट आए। अब सर चैप्टर पढ़ने में तो अलग है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, अंतर क्या है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में? सोचिए, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में अंतर क्या है? सर इंटरफेरेंस में दो स्लिट थी, S1 और S2, और यहां केवल एक स्लिट है सर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप अगली लाइन सुनेंगे ना, तब आपको फिजिक्स की फील आएगी। वास्तव में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में
कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो मोटे मोटे रूप पर, यहां दो वेव्स का सुपर पोजिशन हो रहा है, यहां इनफानाइट वेव्स का, आप सही सुन रहे हैं, इनफानाइट। यहां तो दो स्लिट थे तो दो वेव, यहां क्या आप इनफानाइट स्लिट करोगे क्या? ना ना, अब और बेहतर सुनिए। जब लाइट आ रही है प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट आएगा, यहां आके ये भाग तो रुक जाएगा। अब इसके अंदर याद करिए हाइगन वेव थ्योरी, इसके अंदर पॉइंट्स होंगे और हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करेगा। और इन सोर्सेस से जो लाइट आ रही है, इनके बीच में जब सुपर पोजिशन होगा तो बताइए कौन सा पैटर्न बनेगा? डिफ्रैक्शन। तो सर अब तो मैं और परेशान होने लग गया हूं, तो फिर इसमें भी होगा सर? फिर तो बिल्कुल होगा। सोचिए, S1 से जब प्लेन वेव फ्रंट या इस पे गिरेगा, इसके अंदर भी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस होंगे, और इनके बीच में ब्लैक ब्लैक के बीच में बताइए सुपरपोजिशन होगा तो डिफ्रैक्शन, और ब्लू और इस ब्लू में होगा तो इंटरफेरेंस। इसलिए आपका एक एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 45 अटका हुआ है। YDSC में क्या होता है, इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन? आंसर है दोनों होते हैं, दोनों। ये डबल स्लिट डिफ्रैक्शन कहलाता है। और पता है इसका पैटर्न कैसा बनता है? आपको महसूस करके बताता हूं, ये देखना। सर क्या कुछ और बना दीजिए टेढ़ा मेढ़ा? नहीं, अब आप सुनना क्या, ये ब्लैक वाला तो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, और ये वाला कौन सा है, लगभग लगभग बराबर इंटेंसिटी का, इंटरफेरेंस पैटर्न। वास्तव में YDSC में इंटरफेरेंस भी हो रहा है और डिफ्रैक्शन भी हो रहा है। वो हमने तो क्या अलग अलग चैप्टर पढ़े, फॉर्मूले पढ़े, हो गया, याद कर लिया। इतनी तो कभी फिजिक्स में बात ही नहीं करी ना कि होता क्या है। और मजेदार कंक्लूजन फिर सुनिए, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सुपरपोजिशन है। ये कितनी वेव्स का सुपरपोजिशन है YDSC? दो वेव्स। और डिफ्रैक्शन कितने का सुपरपोजिशन है? लार्ज नंबर ऑफ वेव्स। और कोई अंतर नहीं है, यहां भी सुपरपोजिशन हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है, यहां भी सुपरपोजिशन हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है। अंतर केवल एक ही है, ये दो सोर्सेस का है, ये लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेस का है। ये भी सुपरपोजिशन का रिजल्ट है, ये भी सुपरपोजिशन का रिजल्ट है। आज तक कोई इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में अंतर ही नहीं बता पाया। वो हम अलग अलग चैप्टर पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले याद कर लेते हैं, सवाल हो जाता है। जबकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही लाइट के फिनोमिना है, दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को बढ़िया ओबे करते हैं। हाँ या ना? बनाइए, ये भी बना लीजिए, ये काम का है, पेपर में क्वेश्चन है, ये हम पढ़ेंगे। डबल स्लिट डिफ्रैक्शन फॉर्मूला आएगा, न्यूमेरिकल भी सारे कराऊंगा, पर पहले एक आपको एक आइडिया तो दूं, क्या डिफ्रैक्शन है क्या। मुझे, मेरे पास शब्द तो हो बोलने को। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का बेंड करना और कहां पहुंच जाना, अपने ज्योमेट्रिकल शेडो में। अब सर आप कह रहे हो उस सोर्स के अंदर भी इनफाइनाइट वेवलेट्स है ना, हाइगन कह रहा है ना, उसके अंदर भी इनफाइनाइट इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और वो एक नए सोर्स की तरह काम कर रही हैं। कोई बताएगा ब्लैक और रेड में क्या अंतर है? कोशिश करो, बोलो। ब्लैक किसका है? डिफ्रैक्शन पैटर्न। और ये रेड 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 इंटरफेरेंस। सब पे क्वेश्चन आएगा भी, आप देखते जाना। एक दिमाग में बेसिक आइडिया हो, बेसिक फिजिक्स समझ में आए, तो फिर क्या क्वेश्चन करने में मजा आता है। अब डायरेक्ट फॉर्मूले रट के आप क्वेश्चन कर तो लोगे, चार होंगे ठीक है, और बेसिक के साथ खेलोगे मजा आएगा। पढ़ो ये पैराग्राफ।
ये लाइट बंद करना और बंद करना। ये पैराग्राफ पढ़ो एक बार, आपको जो बातें मैंने बोली हैं बस, ठीक है भैया आजा, पढ़िए एक बार। थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसको, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, पढ़िए, देखें, जितनी बातें बोली ना उनको एनालाइज करिए और फिर फंडामेंटल के साथ खेलिए। नो वन has ever been able to define the difference between interference and diffraction significantly। आप पढ़ रहे हो अलग 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 फॉर्मूले, अलग नोट्स, अलग सब कुछ, जबकि अंतर देखिए, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में आज तक कोई वैज्ञानिक अंतर ही नहीं समझा पाया। आगे पढ़िए। It is just a question of uses and there is no specific important physical difference। कोई अंतर नहीं है। और आगे पढ़िए, द बेस्ट वी कैन डू, हम जो सबसे अच्छा बोल सकते हैं, इज रफली कि जब ओनली 2 सोर्स हो, से 2 सोर्स, then the result is usually called interference। But if there is large number of sources, then it seems that the word diffraction is more often used। ये है सच्चाई कि साहब इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में सर आज इतना क्लियरली पता है कि कोई अंतर ही नहीं है। दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को बढ़िया ओबे कर रहे हैं, दोनों में मस्त काम हो रहा है। बस एक में क्या हो रहा है, 2 सोर्स S1 S2, और एक में एक ही स्लिट के अंदर, एक ही स्लिट के अंदर इतने सारे कैसे आ सकते हैं, हाइगन वेव थ्योरी। इस पर जब वेव फ्रंट इंसिडेंट करेगा, उस वेव फ्रंट के अंदर हजारों ऐसे पॉइंट सोर्स होंगे जो एक नए नए सोर्स की तरह काम करेंगे। पढ़ लीजिए 2 बार और एकदम आपके मन में डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि हाँ सर दोनों फंडामेंटली सेम है, फंडामेंटली सेम है, एनसीईआरटी है। और देखिए नीचे, ये देखिए, अब ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या हो रहा है। आपने कभी इतनी डिटेल से कभी पढ़े ही कहाँ, किताब पढ़ी नहीं, वो तो नोट्स, हाँ भाई नोट्स नोट्स पढ़ लो सब आएगा, नोट्स पढ़ लो। अरे चीजें तो बुक से आ रही हैं, बुक के तो पन्ने आपने पलटे ही नहीं। ये देखो आप कितना मस्त दे रखा है, ये बड़ा वाला क्या एनवलप, ये बड़ा वाला, और ये देखो ये क्या किया इसने, ये इतना बड़ा और एकदम इतना खत्म, ये क्या हो रहा है सर, केवल 4%। अगर ये 100 रुपया है तो ये, इसलिए देखिए इंटेंसिटी कितनी तेज गति से कम हो गई है, कुछ समय बाद तो मामला ही खत्म है। और इसके अंदर ये क्या है, ये है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ये प्रश्न है अभी एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है नीट में आया हुआ है, अभी बताऊंगा आपको। इसलिए आपको कहते हैं कि एनसीईआरटी इतनी जरूरी है, इतना क्लियर कट मैसेज दिया हुआ है। अब आप पढ़िए, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट we must note that the pattern on the screen is actually a superposition of single slit from each slit। इसका मतलब इसमें डिफ्रैक्शन हो रहा है, इसके अंदर भी डिफ्रैक्शन हो रहा है, और डबल स्लिट में वास्तव में दोनों का क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन। ये देखिए, it shows a broader diffraction peak in which there appear several fringes, और ये several fringes किसके कारण आ रही है, ड्यू टू YDSE, डबल स्लिट इंटरफेरेंस। ये है साहब पैटर्न। इस पैटर्न को महसूस करेंगे, नीट का सवाल करने में आपको मजा आ जाएगा। ये देखिए, क्या बात क्लियर हो रही है, ये डबल स्लिट डिफ्रैक्शन है। हमारे सिलेबस में हम बात करेंगे ये वाली, देखिए ये पढ़ेंगे, देखें जो मैंने आपको पैटर्न सिखाया था, अब इस पैटर्न को देखिए। आगे के बोर्ड पर देखिए, जो मैं कहना चाहता हूं वो ये रहा। पहले तो बताइए क्या है,
सिंगल स्लिट, नाम है इस टॉपिक का फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। इसको महसूस करिए। सेंटर पे मैक्सिमा। पहला प्रश्न, क्या विड्थ बराबर है क्या? अनइक्वल विड्थ। तीसरा प्रश्न, क्या इंटेंसिटी बराबर है क्या? अरे कहां सर, यहां चमक बहुत ज्यादा है, यहां चमक लगातार कम होती जा रही है। और इंपॉर्टेंट, हम सोच रहे थे चमक मिलनी चाहिए थी केवल इसके सामने, जबकि चमक मिल कहां रही है? पूरे पर्दे पर, ऊपर और नीचे। तो जो हम आज तक पढ़ रहे थे लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो 10वीं क्लास तक ही था। जबकि लाइट तो अपने पाथ से क्या हो जाती है? बैंड, बशर्ते प्रॉपर साइज ऑफ क्या मिले? अपर्चर, प्रॉपर साइज ऑफ अपर्चर। अब आप देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन वाली बात, अरे सर बुक्स खोलनी है क्या? अरे भाई बगैर एनसीईआरटी तो काम ही नहीं है सर। फिर मेरे नोट्स, अरे नोट्स कुछ नहीं, बुक पीवाईक्यू वो काम का है। ये पढ़िए, ये पढ़िए। इन स्कूल, in school you are shown an experiment in which you take 3 cardboard और ये सब ठीक है। देखिए this proves, so your teacher says light travels in a straight line। ये 10th क्लास वाले टीचर जो हम फीस जमा करा के बताते हैं light travels in a straight line, इसने बाकायदा हाईलाइट किया है। but in the present book there are 2 consecutive chapters, one on ray optics and on the other on वे ऑप्टिक्स। डिफरेंस सीखिए, क्योंकि पता है, आप खुद अपने आप से सवाल करिए। आपको ये तो पता है, हाँ यार एक रे ऑप्टिक्स होगा, एक वेव आएगा, मास्टर पहले रे पढ़ाएगा, रे खत्म होगी, फिर वेव चालू करेगा, हम सवाल सॉल्व कर लेंगे। आपसे हॉस्टल में कोई जूनियर बच्चा पूछ रहा है, भैया रे और वेव में अंतर क्या होता है? रे और वेव में अंतर क्या होता है ऑप्टिक्स में? आपके पास कहां डिस्टिंग्विश आंसर है? जबकि आपके पास आंसर होना चाहिए। रे ऑप्टिक्स तब तक वैलिड होती है जब तक लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, जब तक साइज ऑफ अपर्चर लैम्डा की तुलना में बहुत, और जब वो कंपेरेबल हो जाते हैं तब उसी दिन से क्या चालू होती है? वे ऑप्टिक्स। इतना सटीक आंसर है कहां? आप तो न्यूमेरिकल कर रहे हो, हाँ सॉल्व कर लो आंसर आ गया। जबकि ये बेसिक बातों के साथ तो कभी डील ही नहीं कर रहे हो आप, कि रे और वेव में कितना फाइन अंतर है। आप देखिए कितनी 4 लाइन बढ़िया लिखी है। इस वाले पैराग्राफ में आ रहा हूं, इन द प्रेजेंट बुक, सेकंड लाइन देखिए, रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ एंड डील्स विथ मिरर, लेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। क्योंकि इसमें जितने भी साइज है ना, ये साइज हमारे लैम्डा की तुलना में बहुत बड़े हैं, इसलिए मस्त रे ऑप्टिक्स चलता है। आगे देखिए, देन यू कम टू द चैप्टर ऑन वेव ऑप्टिक्स and you told that light travel as a wave, it can bend around objects, it can diffract, it can interfere। क्या बात क्लियर है? आगे पढ़िए पूरा, इसने वही बात लिखी जो हमने समझा है कि लाइट की वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता है, किस तरह से वो करती है। तो एक बेसिक मैंने आपको 30 मिनट एक कहानी बताई, एक आइडिया दिया क्या रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स में क्या है। वास्तव में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कोई अंतर ही नहीं है, केवल एक ही अंतर है। इंटरफेरेंस में रफली आप बोल सकते हो 2 सोर्सेस का सुपरपोजिशन है, और जबकि डिफ्रैक्शन में वो लार्ज नंबर ऑफ वेव्स का सुपरपोजिशन है। और ये वाला पैटर्न आप देखिए कितना जबरदस्त है। इस डबल स्लिट के अंदर ये जो सिंगल स्लिट का आ रहा है, ये क्या है? ये इंटरफेरेंस। बोलिए क्लियर है क्या? बढ़े आगे, चलिए मॉड्यूल निकालिए। ये मैंने जो पढ़ाया इससे 12 सवाल सॉल्व हो जाएंगे आपके। 12 सवाल मैं कर लेता हूं 2 मिनट में, फिर आगे। भैया लाइट ऑन करो, फिर आगे पढ़ते हैं। चलो एक्सरसाइज 1 निकालिए, फिर इसकी सारी मैथ्स बताऊंगा आज, डिफ्रैक्शन पूरा करा दूंगा मैक्सिमम। अब 10 सवाल लिख रहा हूं एक्सरसाइज 1 के।
तैयार करिएगा साथ के साथ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, ये 12 प्रश्न है जो मैंने पिछले आधे घंटे में आपके कवर कर लिए हैं। 12 प्रश्न को एक बार पढ़िए ताकि जितनी बातें बोली है ना एक बार दिमाग में और रिकॉल हो जाएंगी, और रिकॉल हो जाएंगी, बढ़िया हो जाएगा काम, मजबूत हो जाएंगी वो। चैप्टर शानदार तैयार करना है, आना सब चाहिए, एक भी बात अटके नहीं। अगर थ्योरी तो थ्योरी शानदार, न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल फंडामेंटल लेवल पर चलिए। क्वेश्चन नंबर सामने लिखे हुए हैं, करते जाइए, पढ़ते चलिए। सब बोल दिया है मैंने आधे घंटे में सारी, अब बस आपको एक बार उसको क्रॉस चेक करके याद करना है। हाँ भाइयों, पूरा डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन क्लास में कराऊंगा, कोई होमवर्क नहीं है, सारे न्यूमेरिकल मेरे साथ ही कर लीजिएगा। लास्ट सेक्शन है तो बढ़िया तैयार करिएगा, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, वेव ऑप्टिक्स। कहां तक पहुंच गए? 2 मिनट और लें, फिर इसकी मैथमेटिक्स सिखा देता हूं आपको आज। कोई आपको बढ़िया सवाल लगे वो स्टार लगा लीजिएगा, जो सब याद हो रहे हैं पता है उनको छोड़ दीजिएगा। ये कंक्लूजन होता है कि पूरे मॉड्यूल में से 20 सवाल निकाल लीजिए कि सर ये 20 मैं रिवीजन करूंगा बार बार। पढ़ते समय बातों का ध्यान रखें कि हाँ सर इन सवाल को मुझे थोड़ा सोचना पड़ा, वो कंक्लूड करके बाहर आ जाएं फिल्टर होके 25 सवाल। किसी में अटक रहे हो तो मुझसे नंबर बता देना आपके हिसाब से, और पीछे आंसर मैच नहीं कर रहा हो, कोई ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर। पढ़ूं साहब आगे? चलो अब एक देख लो 45 नंबर जो अटका हुआ था, आज के आधे घंटे के डिस्कशन से अब उसमें मजा आ जाएगा। 45 पे आओ, 45 पे आओ।
ये सामान्य बच्चा गलत करके आता है, ये एम्स का सवाल है 2013 का। क्योंकि बच्चा ये सोचता है जो 12th क्लास में स्कूल लेवल पे पढ़ रहा है, हाँ यार वाईडीएसई तो इंटरफेरेंस में पढ़ाते हैं, इसका मतलब वाईडीएसई में तो इंटरफेरेंस होता होगा। एक सामान्य बच्चा यही सोचता है कि वाईडीएसई तो इंटरफेरेंस होता है, जबकि वाईडीएसई में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों होते हैं। S1 S2 में इंटरफेरेंस है, और S1 के अंदर जो इनफाइनाइट सोर्सेस है उसमें डिफ्रैक्शन है, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन कहलाता है वो। और एनसीईआरटी में बाकायदा वो डायग्राम दिखाया गया है। चलो अब कराता हूं सारी मैथ्स। एक सवाल शायद अटक रहे हो या आपको पता चल गया हो कि फ्रॉनहोफर में ये जो लाइट आती है ना, ये पैरेलल है। कैसा वेवफ्रंट है? प्लेन। तो सर अगर कर्व्ड आएगा तो डिफ्रैक्शन नहीं होता क्या? होता है। उसका नाम होता है फ्रेनल डिफ्रैक्शन। वो अपने सिलेबस में नहीं है, उसमें जरूरी नहीं है कि लाइट प्लेन आए, कैसा आ सकती है? कर्व्ड। अपने सिलेबस में कौन है? फ्रॉनहोफर। और फ्रॉनहोफर में लाइट कैसी आ रही है? पैरेलल। स्क्रीन बहुत दूर है और प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। ये शायद 102 या 101 में मिलेगा आपको, 103 में। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो मन में तुरंत सवाल भी आता है, तो क्या सब प्लेन वेव फ्रंट नहीं आएगा तो क्या डिफ्रैक्शन नहीं होगा क्या? अरे बिल्कुल होगा, पर उस डिफ्रैक्शन का क्लास अलग हो जाएगा। वो कौन सा कहलाएगा? फ्रेनल। हमारे सिलेबस में क्या है? फ्रॉनहोफर। वैज्ञानिक का नाम है फ्रॉनहोफर। 83 में अटक रहे हैं, दिखाइए। 83। डिफ्रैक्शन की फ्रिंजेस कैसी होती हैं बताइए? विड्थ नॉन यूनिफॉर्म होती है, अभी हम प्रूफ करेंगे। इसकी विड्थ ज्यादा है, देखिए इसकी विड्थ ज्यादा है, जबकि इनकी विड्थ कम है। और इंटेंसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म, जबकि वाईडीएसई में विड्थ भी सेम और इंटेंसिटी भी सेम। अभी सारे बता देंगे, लिखें, हैंग डालिए। फ्रॉनहोफर 83 तो बताया, अच्छा दूसरा बता दिया 83। Light waves do not travel strictly in straight line can be best explained by diffraction, bending of light। डेफिनेशन यही है, लिखिए, हैंग डालिए। फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अब इसमें कुछ बातें हैं, वो बात सीख लीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आसान सा टॉपिक है। एक बेसिक आपको आइडिया मन में आ ही गया कि सर हम पढ़ना क्या चाहते हैं। बेसिक क्या है? डिफरेंस, इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या है, लाइट का बेंड करना क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेडो में एंटर करना क्या होता है। वो बात मैंने आपको एक समझाने की कोशिश करी। अब आते हैं अपन मैथ्स में। चलिए डायग्राम बना लीजिएगा बढ़िया, और बढ़िया समझिएगा। कोशिश करें कि सर ऐसा टॉपिक तैयार हो कि सर हर तरह का क्वेश्चन बन जाए। लड़ाई इस तरह की होनी चाहिए कि सर अगर मैं कोई सिंगल स्लिट पढ़ रहा हूं तो मुझे सारी बातें आनी चाहिए। ये देखिए ये स्लिट है। अब आप विज्ञान पढ़ रहे हो तो आपको पता हो सर ये आपने इतनी इतनी वाइड बनाई है, इतनी वाइड तो संभव ही नहीं है। पढ़ते पढ़ते आपको आधे घंटे पता चला सर ये तो माइक्रोमीटर की रेंज में होती है। तो किताबों में, नोट्स में ये तो बहुत मैग्नीफाई करके बनाई गई है। इतनी बड़ी अगर स्लिट हो गई, बताओ क्या हो जाएगा? रे ऑप्टिक्स, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इतनी बातें बोलने लग जाओगे ना, सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट आने लग जाएगा कि सर इतनी बेसिक बेसिक बातें भी आनी चाहिए। कि सर ये इतना तो आपने बहुत जूम करके बनाया है, साइज तो बहुत छोटा है, और ऑर्डर कितना? माइक्रोमीटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर का। बनाइए सर, कल पेपर है, आज टाइम पे छोड़ दोगे क्या? बिल्कुल 1:30 शार्प। बिल्कुल आप चिंता ही नहीं करें, कल पेपर है, बिल्कुल ध्यान। सर अगले सप्ताह आप जितना रोकोगे रुक जाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ही मत करें। आज का तो पहले ध्यान रखें। प्लेन वेव फ्रंट वो तो छोड़ कभी भी सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट
एक्सपेरिमेंट। पहला छोटा सवाल बन गया, देखिए लाइट कैसा वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेन। मन में तुरंत प्रश्न भी आ रहा है, उसका जवाब भी मिल रहा है। तो अगर कर्व्ड वेव फ्रंट आएगा तो भी डिफ्रैक्शन होगा, पर उसका क्लास अलग है। हम पढ़ रहे हैं फ्रॉनहोफर, जिसमें प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है। अब और सीखिए और बातों को समझिए कि ये प्लेन वेव फ्रंट आया, ये देखो आप, ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ, ये वाले तो सब ब्लॉक हो गए, ये तो सब ब्लॉक हो गए गत्ते के टुकड़े पर क्या ये वाले सब काम कर रहे हैं क्या? अब ये क्या करेंगे, अपनी अपनी खुद की वेव फ्रंट पैदा करेंगे। और यही मैं बोल रहा था, लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेस। अब आपको और महसूस हो रहा हो, ये सब अब एक इंडिविजुअल सोर्स की तरह काम करेंगे और ये स्क्रीन पर जाकर सुपर इम्पोज करेंगे। देखिए, तो सर ये तो वैसी फील आ रही है, वेव्स आ रही हैं, पार्ट डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस आएगा, और क्या? अभी वो पैराग्राफ इसलिए तो पढ़ाया था, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। सब कुछ वही है, सुपर पोजिशन हो रहा होगा। हाँ, आंसर वो नहीं आएगा क्योंकि वो दो का था और ये लार्ज नंबर ऑफ वेव्स का है। अब पहला छोटा प्रश्न, सर ये ए और डी लिखवाते चलो साथ साथ में। ए कौन है सर? ए बताओ। ए है विड्थ ऑफ द स्लिट। छोटा डी नहीं माना, ए माना, क्योंकि हम वाईडीएसी में तो डी मान चुके थे, वो था डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। और ये एक स्लिट की विड्थ, एक स्लिट की विड्थ है ये, विड्थ ऑफ स्लिट। डी कौन है? डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। लिखते चलो, सवाल सही करना है, सवाल नहीं अटकना चाहिए। एनसीईआरटी रेस, एक एक सवाल के, हाँ सर बिल्कुल लॉजिकल, सारी बातें पढ़ ली, सारे ग्राफ देख लिए साथ के साथ। ऐसा नहीं हो जाए कि चैप्टर पूरा खत्म हो गया और चैप्टर की एनसीईआरटी नहीं खोली, ऐसा मत करना। एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस, सॉल्व एग्जांपल देखना है, डायग्राम, अनसॉल्व, वेव ऑप्टिक्स के 10.1 से लेकर 10.7 तक पढ़ा दिए, और जब पढ़ाऊंगा डिफ्रैक्शन पोलेशन तो आगे वाले भी कर लेना। अब देखिए क्या होगा, क्या पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं? अपनी वही टेक्निक, यहां से क्या डाल दें, एक परपेंडिकुलर। याद आ रहा है? किसी को याद हो आंसर बताओ। ये ए कॉस, तो बच्चों ये कितना, ये वाला ए साइन, ये आ गया पार्ट डिफरेंस। अब देखिए रटने और समझने में क्या अंतर होता है, ये किताबों में लिखा रहता है और याद कर लेते हैं। एग्जामिनर और स्मार्ट है और बातें और बढ़िया पूछता है, इसलिए डेरिवेशन के पीछे बातें पता होनी चाहिए। उसने पता है क्या पूछा, ये तो लाइट आ रही थी एजेस, कहां से? एजेस से। उसने कहा एज एंड सेंटर ऑफ द स्लेट, एज एंड सेंटर ऑफ स्लेट। बताइए, पहला तो मन में ये आता है, अरे सर सेंटर पे तो कोई है ही नहीं, फिर हाइगन वेव थ्योरी को तुरंत पकड़ के लाइएगा। कैसे नहीं है? प्लेन वेव फ्रंट है, इस पे तो इनफाइनाइट सोर्सेस हैं, हर सोर्स एक नए सोर्स की तरह काम कर रहा है। अब बताइए सोचकर कितना, कितना सेम ये वाला, कितना, कोशिश करिए कितना, a/2 साइन थीटा। कल काम में लेंगे, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये किस किस के बीच में बताइए? बिटवीन एज एंड सेंटर, ये कहलाती हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। दो बार क्वेश्चन आया है, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये नाम याद आया क्या, सेकेंडरी वेवलेट्स? किसने बोला था ये? हाइगन ने। सेकेंडरी वेवलेट्स, अब इनके सुपरपोजिशन से जो इंटेंसिटी मिलती है, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ large number of sources,
बच्चों जो इंटेंसिटी मिलती है उसका फॉर्मूला होता है I बराबर I नॉट साइन पाई ए साइन थीटा बाय लेमडा अपॉन पाई ए साइन थीटा बाय लेमडा। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इस पे, इसलिए याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इसलिए बता रहे हैं कि हम आगे की कुछ बातें इससे बढ़िया डिराइव कर लेंगे, आपको रटने नहीं पड़ेगा। पर सर मेरे मन में तो तुरंत ये आ रहा है, इंटेंसिटी तो ये होनी चाहिए थी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। अब तुरंत अंतर बता दो तो मजा आ जाए। पहला, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, बस इतना सी बात है, ये है सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स एंड दिस इज अ सुपर पोजिशन ऑफ, और कोई अंतर नहीं है। सुपर पोजिशन होकर पर्दे पर कहीं मिनिमा आएगा कहीं मैक्सिमा। ये आप साउंड वेव में देखते हो, इंटरफेरेंस में देखते हो, कल्पित सर की कॉपी में ये है, क्योंकि वहां सर ने केवल दो सोर्स की चर्चा करी है और ये बच्चों है लार्ज नंबर ऑफ सोर्स। जिस प्रकार ट्राइंगल लॉ और पॉलीगन लॉ केवल नाम में अंतर है, बाकी अगर आपने अच्छे से पढ़े हो तो पॉलीगन लॉ कुछ है थोड़ी ना, ट्राइंगल लॉ का ही तो बड़ा भाई है। देखो ना, एक उसने कहा पहला वेक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर ये रिजल्टेंट आएगा। याद करिए, ये पॉलीगन था, क्या ये ट्राइंगल से नहीं डिराइव कर सकते? कर सकते हो ना। इन दो का रिजल्टेंट ये आएगा, इन दो को जोड़ोगे ये आएगा, इसको इसको जोड़ोगे ये आएगा, इसको इसको जोड़ोगे ये आएगा, बाद फिर फाइनल रिजल्टेंट यही आएगा। तो अगर आप समझदार हैं, आपने 10-12 बार पढ़ा है, तो आप ये बोल सकते हैं अरे सर कोई बेसिक अंतर थोड़ी ना है, ट्राइंगल लॉ दो वेक्टर को ऐड करता है, पॉलीगन लॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को, एन नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड करने की ताकत रखता है। तो वो लाइन में यहां क्यों नहीं बोल पा रहा कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कोई अंतर ही नहीं है, ये सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स है। लिखो ना और खुश होके जाओ ना कि सर इस तरह से इतनी बेसिक बेसिक बात से बात समझी जा सकती है। अब मुझे ढूंढना है मिनिमा कहां आएगा। आप बताइए मिनिमा कैसे लोकेट कर सकता हूं मैं, क्या होता है मिनिमा? पिछले 5 दिन की मेहनत आपकी क्या कहती है? व्हाट इज मिनिमा ऑन द स्क्रीन? जैसे ये स्क्रीन है, ये पैटर्न बन रहा है, मुझे ये लोकेट करना है फर्स्ट मिनिमा। मुझे ये ढूंढना है ये कहां है, कहीं ना कहीं तो बन रहा होगा, 2 सेंटीमीटर पर, 6 पर, 10 पर, उसकी कुछ ना कुछ क्या रही होगी एंगुलर पोजीशन। बस मुझे ये समझना है थीटा और वाई। सर थीटा निकालें या वाई निकालें? सर कोई एक निकाल दो सर, बाकी तो इन दो में रिलेशन तो हम खुद निकाल सकते हैं। बताओ तो क्या रिलेशन होता है थीटा और वाई में? बताया तो था, ये एंगुलर होती है वो लीनियर, एक बड़े डी का अंतर होता है, सीख लो नहीं समझ रहे हो तो, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाई बाय डी। थीटा एंगुलर, थीटा एंगुलर और वाई पोजीशन, ये हमेशा लागू होता है, दिमाग में बैठाइए नहीं तो शब्दों में उलझ जाएंगे। मैं आपसे बोलूं फर्स्ट मिनिमा कितनी दूरी पर है, आप बोलोगे सर वाई दूरी पर है। फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन थीटा, वो क्या वैल्यू आएगी वो तो अभी आएगा 2 मिनट बाद, पर पहले बोलना तो सीखिए वाई और थीटा में क्या शब्दों में अंतर है। फर्स्ट मिनिमा कहां है, वाई दूरी पर, फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर लोकेशन थीटा, बस। और थीटा और वाई में रिलेशन, यस सर किसी भी समय निकाल लूंगा, किसी भी समय थीटा और वाई में रिलेशन होता है टेन थीटा बराबर वाई बाय डी। इतने लॉजिक पर लाइए, एक होती है पोजीशन और एक होती है एंगुलर पोजीशन। चलो अब मैं मिनिमा की बात कर रहा हूं, आपने जवाब नहीं दिया मुझे, मिनिमा क्या होता है?
क्या होता है मिनिमा? जहां पर अंधेरा हो जाए, अंधेरा हो जाए इसका क्या मतलब? वहां पर इंटेंसिटी जीरो हो जाए। बताइए, अगर मुझे इंटेंसिटी को जीरो करना है तो साइन के एक्सप्रेशन को जीरो होना पड़ेगा, मतलब ये टर्म जीरो होनी पड़ेगी। अब बताइए साइन कब जीरो होता है बच्चों? साइन कब जीरो होता है? साइन जीरो होता है सर, साइन पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा को जीरो होना पड़ेगा। पहला तो बताइए क्यों? क्यों? कारण बताइए क्यों? क्योंकि आपका टारगेट है मिनिमा को ढूंढना। एंड व्हाट इज मिनिमा? जहां पर अंधेरा हो। अंधेरे के लिए आई को, और आई को जीरो होने के लिए क्या इस टर्म को जीरो होना पड़ेगा क्या? वंस ये टर्म जीरो हो गई आई जीरो हो जाएगा। मैंने साइन वाली टर्म को क्या कर दिया? जीरो। कहां होता है जीरो बताइए? साइन एन पाई पर। साइन पाई जीरो होता है, साइन 2 पाई जीरो होता है, साइन 3 पाई जीरो होता है, तो साइन एन पाई भी जीरो। बस खत्म। ये आ जाएगा, ये अपने मॉड्यूल में डायरेक्ट दे रखा है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा समझाया। साइन से साइन कैंसिल, पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा इक्वल टू एन पाई, पाई से पाई, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा। लिख लीजिए। आप डेरिवेशन भूल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया काम करेगा, कहीं नहीं फंसोगे। कंडीशन ऑफ मिनिमा, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। इसको भी डिराइव किया जा सकता है, एनथ्यूज में पढ़ाते हैं, हम डिराइव करके भी दिखाते हैं, मैं आपको प्रोजेक्टर से दिखाऊंगा। इसका भी डेरिवेशन है एक पेज का, कुछ नहीं कर रहे, वहां भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा रहे हैं, फेजर से ही सॉल्व कर रहे हैं, पर मैं नहीं समझता कि वो 25 मिनट में से कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए डायरेक्ट लिखाया। तो क्या सारा खेल लेक्चर्स का होता है कि लेक्चर्स एनथ्यूज में लेक्चर ज्यादा मिलते हैं तो वहां पूरा पूरा डिराइव करके बोर्ड के हिसाब से पढ़ाते हैं, तो वो तो बैटिंग उसके हिसाब से करनी पड़ती है। 20-20 खेल रहे हैं कि 50 ओवर का मैच खेल रहे हैं या टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ऐसा ना सब जगह बल्ला लेके कुछ भी कैसा भी खेलो, ऐसा नहीं चलता। वो नंबर ऑफ ओवर्स देखकर खेलना पड़ता है कि भाई कहाँ कैसा सुटेबल है। तो अपने लिए सुटेबल है कि अपन कॉन्सेप्ट से पढ़कर सीधा सीधा न्यूमेरिकल पर अटैक कर रहे हैं थ्योरी समझकर। वहां उनको बोर्ड चाहिए, डेरिवेशन चाहिए, 5 नंबर का न्यूमेरिकल चाहिए, इसलिए वहां पे पूरा डिराइव करके देखना पड़ता है। बस खत्म होने को ही है, बिल्कुल आप मत बोलिए, समय पे छोड़ दूं। ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। अब बताइए मुझे पहला चाहिए, पहला एन की वैल्यू 1। अच्छा वो आपने एन 1 बोला, एन 0 बोल सकते थे क्या? पता है एन 0 नहीं बोल पाओगे, कारण सुनना, सुनना। अगर आपने 0 कर दिया इसका मतलब पाथ डिफरेंस 0 हो गया। पाथ डिफरेंस 0 होते ही तो आप कहां आ गए? सेंटर पे। और सेंटर पे मिनिमा नहीं है, मैक्सिमा है, जबकि आप ये क्या ढूंढ रहे हो? मिनिमा। इसलिए ध्यान रखिए, एन कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। सर एक बार और बोलो सर ये बात धीरे धीरे, फिर सुन। अगर आपने एन 0 रख दिया तो 0 रखते ही आप पहुंच जाओगे सेंटर पर, और सेंटर पर मिनिमा नहीं मैक्सिमा है। अब मुझे चाहिए था पहला मिनिमा, बताओ क्या करूं पहला मिनिमा के लिए? पहला मिनिमा बोलो, पहला मिनिमा पुट एन इक्वल टू 1, ए साइन थीटा बराबर लैम्डा, साइन थीटा बराबर लैम्डा बाय ए। क्या साइन थीटा की जगह वाई बाय डी रख सकते हैं क्या? ये कैसे हो गया भाई, साइन थीटा की जगह वाई बाय डी? ये तो टेन थीटा है। अगर थीटा स्मॉल हो तो टेन थीटा और साइन थीटा, जबरदस्ती हाँ मत मतलब लिख लिया करो, हाँ मिला, हाँ हाँ सर हाँ, और पेपर में ओ, ये नहीं सोचा मैंने। ऐसा मत करो यार, अब गलती की गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश कहाँ है गलती की? अब तो लड़ाई है बिल्कुल एक एक क्वेश्चन की, कि सर अगर थीटा छोटा है तो टेन थीटा और साइन थीटा को आप इक्वेट कर सकते हो। मेरा एम क्या निकालना था बताइए? वाई। वाई आ चुका है,
लैम्डा डी बाय ए। इसी से अब आगे बढ़ूंगा मंडे से। पहले ये सारी बातें आपको फिर से रिकॉल करूंगा 15 मिनट में, ताकि आप डिफ्रैक्शन को और बढ़िया कर पाओ। और मंडे को 1.5 घंटे कराऊंगा सिर्फ न्यूमेरिकल डिफ्रैक्शन के, सिर्फ न्यूमेरिकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि सर सारी बातें बहुत आसान है, मैं पेपर में सही कर आऊंगा। और वेव ऑप्टिक्स का जो फोबिया है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार बहुत फंडामेंटल बातें हैं, बहुत अच्छे लेवल पे आप समझोगे तो आपको दिखेगा भी और समझ में भी आएगा कि सर क्या चल रहा है। सही है, तो मंडे को मिलेंगे। आज डॉट 1:30 छोड़ रहा हूं, कल पेपर है, पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। अगले वीक कोशिश कर रहे हैं हम थर्सडे फ्राइडे तक पूरा पैकअप कर दें, लास्ट टू लास्ट फ्राइडे तक पैक कर देंगे। मेजर 13 तारीख से, उससे पहले मैंने आपको कहा था थर्सडे फ्राइडे में किसी एक दिन अपन इसको खत्म कर देंगे पूरा, विथ मॉड्यूल विथ रे सब कुछ। चलिए, धन्यवाद। इसके बाद रिवीजन कराऊंगा पूरी 11th 12th का। 9th 10th के टॉपिक्स का। हाँ, बायो पढ़ा दूंगा, वेरी गुड।